नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्य ऐसे हैं जो जातियों के आधार पर राजनीति करते हैं। इन दोनों राज्यों में जातियों का बोलबाला है, जातियों की घेराबंदी होती है, जातियों की गोलबंदी होती है और जातीय समीकरण बिठाए जाते हैं सत्ता हासिल करने के लिए। चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जब जब चुनाव आते हैं तो जातियों की चर्चा शुरू हो जाती है। एक दूसरे जाति को नीचा दिखाने की कोशिश, अपनी जाति को बेहतर बनाने की कोशिश और दूसरी जाति को अपनी जाति से श्रेष्ठ न ठहराने की कोशिश। उत्तर प्रदेश में एक जाति है ब्राह्मण। माना जाता है लगभग 13-14% वोट हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा प्रभाव रखती है। खासा प्रभाव इसलिए रखती है कि आप किसी भी गांव में जाइए, 10 पंडित जी होंगे, 10 वोट होंगे, लेकिन प्रभावित करेंगे 200 वोटों को। कहा जाता है बहुत वाचाल होते हैं ब्राह्मण, जहां खड़े होते हैं वहां बोलते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। तो माना जाता है कि अगर एक ब्राह्मण खड़ा है गांव में तो वो 20 वोटों को प्रभावित कर रहा है। पूर्वांचल में खास तौर से ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में प्रतिस्पर्धा रहती है, आपस में बेहतर तालमेल नहीं रहता है और ये माना जाता है राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं दोनों जातियां। बात शुरू करता हूं मैं गोरखपुर से। गोरखपुर में एक हरिशंकर तिवारी हुआ करते थे, किसी टाइम में माफिया कहलाते थे। वीरेंद्र शाही थे, वो ठाकुरों का प्रतिनिधित्व करते थे। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते थे और ये वो दौर था जब माफिया की पहचान उत्तर प्रदेश में हुई थी। इन्हीं दो माफियाओं से हुई थी। बाद में शाही जी की हत्या हो गई थी लखनऊ में और हरिशंकर तिवारी बेताज बादशाह बन गए थे उत्तर प्रदेश के। अथाह पैसा कमाया जाता है कोयलों में, रेलवे के ठेकों में। जहां हरिशंकर तिवारी का नाम आ जाए कोई बोलता नहीं था। गोरखपुर की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के स्वाभाविक विरोधी थे हरिशंकर तिवारी। हाता एक जगह कहलाती है जहां हरिशंकर तिवारी रहते हैं। कहा जाता है हाता में कभी पुलिस घुसी नहीं थी, मगर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो हाता में पुलिस घुसी, छोटी सी बात पे घुसी। और इसका संदेश ब्राह्मणों में दूर दूर तक गया कि चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय हैं, इसलिए ब्राह्मणों को छेड़ने की कोशिश हुई। मैं ये बात इस परिदृश्य में बता रहा हूं कि एक छवि है योगी आदित्यनाथ की संत होने की, महात्मा होने की। संघ उनके गेरुए वस्त्र को लेकर प्रस्तुत करता रहा है, लेकिन समाज का एक वर्ग है जो उन पर क्षत्रिय होने का आरोप लगाता रहा है। और ये वो शब्द है जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को बहुत कचोटता है। उनको लगता है ये ब्राह्मण ठाकुरों की राजनीति का मामला उठा के उनको कमजोर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया और ये एक सर्वे भी कराया था कि आप क्या ठाकुरों का बोलबाला है, इस टाइप का सर्वे था। बाद में उन पे इस बात पे FIR हुई कि वो उत्तर प्रदेश में जातीय नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा उनको अपनी जमानत कराने के लिए। मैं ये सारी बातें आपको एक खास घटना की तरफ इंगित करने के लिए बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब 6 महीने बचे हैं तब जातीय मुद्दा एक बार फिर उछल रहा है। और इस बार मुद्दा उछल रहा है माफिया विकास दुबे की हत्या के बाद अमर दुबे की बीवी खुशी को लेकर। विकास दुबे आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा चर्चित अपराधी था, कई पुलिसकर्मी मार दिए थे, फिर किस तरह उसने सरेंडर किया था, किस तरह STF लेकर आई थी और किस तरह उसकी गाड़ी पलट गई थी और बाद में STF ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और जिस समय कमेटी बनी उसी समय सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये कमेटी क्लीन चिट दे देगी और कह देगी एनकाउंटर सही था, जबकि बच्चा बच्चा जानता है उत्तर प्रदेश का कि एनकाउंटर किस तरह किया गया। विकास दुबे पैर से लंगड़ाता था, वो किस तरह उसकी गाड़ी पलटी, कैसे भागा, एक लंबी कहानी है। अगर आप इस पर पड़ताल करेंगे तो परत दर परत खुलती चली जाएगी। मगर उसके बाद विकास दुबे के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसने ब्राह्मण समाज में एक बार फिर गुस्सा पैदा किया। गुस्सा इस बात को लेकर पैदा किया कि विकास दुबे का समर्थन किसी ब्राह्मण परिवार ने नहीं किया, लेकिन विकास दुबे के बाद उसके साथी के रूप में ताड़ कई एनकाउंटर कर दिए गए। एक पर्टिकुलर जगह, उसी जगह के आसपास सेम घटना, सेम कहानी, और जो लड़के बाद में पता चला इंटर कर रहा था उसको मार दिया। और एक अमर दुबे था जिसकी शादी 3 दिन पहले हुई थी, उसको भी एनकाउंटर में मार दिया गया। वही रटी रटाई कहानी, भाग रहे थे, गिर गए, पुलिस ने गोली चलाई, उन्होंने गोली चलाई, मार दिए गए। खैर, इनमें से कुछ लोगों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था,
लेकिन चूंकि विकास दुबे ने इतनी हत्याएं की, गुस्से में थे लोग, तो सवाल नहीं उठे। पुलिस ने विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जब उसने पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, वो गायब हो गया था, तो उनका पूरा घर तोड़ दिया। घर के बाहर जो ट्रैक्टर खड़े थे वो ट्रैक्टर तोड़ दिए, गाड़ियां तोड़ दी। वीडियो सबने देखा, मगर पूरा देश गुस्से में था कि हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों की हत्या की गई है। तो सब विकास दुबे के खिलाफ थे कि विकास दुबे के साथ कोई नहीं देगा। लेकिन पुलिस ने इसके बाद जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी। 3 दिन पहले जिस अमर दुबे की शादी हुई थी, उसकी नवविवाहिता पत्नी खुशी को गिरफ्तार कर लिया। तब सवाल उठा कि खुशी की गलती क्या है। 3 दिन पहले एक लड़की आती है और वो अपने ससुराल में कदम रखती है। 3 दिन बाद उसका पति एनकाउंटर में मारा जाता है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। तब सवाल खड़े होने शुरू हुए कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक मासूम लड़की जो 3 दिन पहले आई है, उसको इस तरह गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। तब ब्राह्मण संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू किया। बीजेपी के एमएलसी हैं उमेश द्विवेदी। आज उन्होंने इसी संबंध में चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को। सवाल पूछा है कि 10 महीने से खुशी बंद है, चार्जशीट नहीं लगी, तो आखिर वो मासूम लड़की जेल में बंद क्यों है। जेल में हालत बिगड़ रही है, खून की उल्टी हो रही है। आज लखनऊ लाई गई है, सुना है लोहिया अस्पताल में भर्ती है और बहुत गंभीर है, मृत्यु और जीवन के बीच में जूझ रही है। तब परशुराम परिषद के एक पदाधिकारी ने मुझसे पूछा, क्या भाई साहब एक जाति विशेष के जो अपराधी हैं उनमें से किसी का घर इस तरह तोड़ा गया। विकास दुबे फरार था तो बाहर उसकी गाड़ियों को तोड़ने का मकसद क्या था, उसकी गाड़ियां क्यों तोड़ी गई। पुलिस गुस्से में थी, माना जा सकता है। क्या गुस्से में कानून हाथ में दिया जा सकता है। और एक जाति विशेष के अपराधी, चर्चित अपराधी, क्या उनमें से किसी की पत्नी को इस तरह जेल भेजा गया। क्या उनमें से किसी का घर तोड़ा गया। क्या उनमें से किसी के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ फोड़ के तहस नहस किया गया। क्या उनके घर की कुर्की की गई। क्या उनके घर के नवविवाहित पत्नी या कई साल पहले शादी हुई किसी महिला को थाने बुलाया गया। तो फिर ये खुशी क्यों। इसलिए क्या खुशी ब्राह्मण है। अब परशुराम परिषद एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों पे काम करता है, हजारों लाखों सदस्य हैं। तो सवाल उठा, राजनीति में उठेगा। कोई जवाब नहीं है। ये नौकरशाही इस सरकार को पतन में सबसे बड़ा कारक बन रही है। जिस विकास दुबे के हत्याकांड के बाद पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चर्चा हो गई, पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज में यह संदेश किया कि विकास दुबे के बाद में उसके गुस्से में कई ब्राह्मणों की हत्या हो गई, तब एक मासूम को आप जेल भेजे हुए हैं। 10 महीने से उसकी जमानत नहीं हुई है, कोई चार्जशीट नहीं है। 3 दिन पहले आई है ये लड़की शादी होकर ससुराल में, उसका विकास दुबे से क्या नाता, उसका क्या रिश्ता। कौन पूछेगा ये बात, कौन कहेगा ये सवाल। बीजेपी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने कहा वो ब्राह्मण है। उन्होंने कहा ब्राह्मणों का ये व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने कुछ लोगों से कहा कि ये ब्राह्मणों का अपमान है। परशुराम परिषद सवाल उठा रहा है, एक लिस्ट जारी कर रहा है कि एक जाति विशेष के अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में, जेल में है तो खाना घर से जा रहा है, राजनीति में है, भाजपा में है, कुख्यात अपराधी हैं, उनके रिश्तेदार को एमएलसी बना दिया गया, अपराधी जी खुद एमएलसी हो गए। तो फिर उनको शेल्टर क्यों। परशुराम परिषद सवाल उठा रहा है कि विजय मिश्रा इलाहाबाद के माफिया हैं, उन पे तरह तरह की कार्रवाइयां, घर तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया। परशुराम परिषद के पदाधिकारी ने कहा कि हमारा कोई समर्थन अपराधी से नहीं है, मगर क्या अपराधी पे भी कार्रवाई जाति देख के की जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को जीने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था छांट छांट के ब्राह्मण टारगेट किए जा रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक गिरा दिया कि मीडिया में भी आप गिन लीजिए, जो ब्राह्मण पत्रकार मुखर हैं उनके संस्थानों को विज्ञापन नहीं दिया जा रहा, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण है। मैंने उनकी बात काटी, मैंने कहा ये जाति के खेल में हम जैसे पत्रकारों को मत फंसाइए। अगर आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं तो मेरे को उत्पीड़न की वजह मेरा ब्राह्मण होना नहीं है, लेकिन ये बात है चर्चा में, ये बात है चर्चा में। आज की तारीख में जो सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा चैनल लड़ रहा है भारत समाचार, पूरे देश में देखा जा रहा है, देश के तमाम बड़े नेता इसको ट्वीट कर रहे हैं, मगर बाकी रीजनल चैनल के मुकाबले भारत समाचार को विज्ञापन नहीं दिया जा रहा। उनका कहना था कि ब्रजेश मिश्रा ब्राह्मण है,
लेकिन ये बात अगर मीडिया संस्थानों के लिए भी लागू हो रही है तो ये खतरनाक बात है, ये नहीं जानी चाहिए। मतलब मीडिया का जाति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन है चर्चा में। अब आप खुशी के संग अन्याय इसलिए करेंगे कि खुशी ब्राह्मण है। क्या सवाल है, मुझे बताइए, क्या सवाल है, क्या जवाब है? सरकार के तमाम प्रवक्ता ये वीडियो देखेंगे। मैं अनुरोध करूंगा सरकार के प्रवक्ता से, मुझे पता है कि आप में से किसी को मैसेज करता हूं, आप जवाब नहीं देते हैं। मैं फिर सवाल कर दूंगा, मैं फिर मैसेज कर दूंगा, मैं डीजीपी को मैसेज कर दूंगा, मैं अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश अवस्थी को मैसेज कर दूंगा, मैं कानपुर के आईजी को मैसेज कर दूंगा कि क्या कमी है, बताइए ना। वो 3 दिन की ब्याहता पत्नी का इस माफिया से क्या मतलब है? कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा? नाराज है ब्राह्मण, और ब्राह्मणों की नाराजगी भारी पड़ेगी। मायावती बहुत नाजुक है इस चीज में, उनको जाति का संतुलन संभालना बहुत आता है। 2007 में ब्राह्मणों को साथ लेके क्लीन स्वीप की थी। भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ठाकुरों का झगड़ा चर्चा है। आप एफआईआर लिखा के, आप धमका के तो खत्म नहीं कर सकते हैं चर्चा। ये जब पिछड़ी जातियां आपसे नाराज है, ब्राह्मण इन छोटे छोटे मुद्दे पे नाराज है, तो करना क्या चाह रहे हैं? और जाति को भी छोड़ दीजिए, एक मासूम है वो, ना ब्राह्मण होती, वो कायस्थ होती, वो क्षत्रिय होती, वो वैश्य होती, वो शूद्र होती, वो दलित होती, वो बैकवर्ड होती, लड़की है, 3 दिन की ब्याहता है। अन्याय मत करिए, इतना अन्याय मत करिए। बहुत गरीब की लाठी में आवाज नहीं होती, मतलब भगवान देखता है। ये मत करिए, किसी के साथ मत करिए। आप, सरकार मेरा वीडियो देखती है, हर वीडियो देखती है, तो बहुत अच्छा होगा कि खुशी को रिहा करें। आपकी पार्टी के एमएलसी उमेश द्विवेदी ने बगावत कर दी है, चिट्ठी लिखी है खुशी को, मामले को समझ जाइए, सुलझ जाइए, समझा लीजिए। बहुत दूर नहीं है चुनाव, 6 महीने हैं। मैसेज मत दीजिए जो आपको नुकसान पहुंचा दे। मुझे उम्मीद है कार्रवाई होगी और जरूर होगी। थैंक यू।